कि शरण में उसके रहने भर से, धारा होकर बहने भर से, सब कुछ मंगल हो जाता है, राधे राधे कहने भर से। हेलो गाइज, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द योगेंसी शो। टुडे वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल गेस्ट। आज हमारे बीच में हैं महाराज श्री संजय पुरोहित जी। अगर मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये मध्य प्रदेश प्रांतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और मैं अगर कहूँ तो मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग होंगे जिनको ज्योतिष की इतनी अच्छे से वैज्ञानिक तौर पर जानकारी हो। महाराज जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार महाराज जी, ज्योतिष ये शब्द आया, अब मैं खुद भी युवा हूँ और युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरा अक्सर एक प्रश्न होता है कि ज्योतिष, लोग कहते हैं ज्योतिष ये है, ज्योतिष वो है, लेकिन अब विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों अलग अलग हैं या दोनों में क्या समानताएं हैं? 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र भी है, और जो हमारी प्राचीन विद्या है उसी का एक अंग ज्योतिष शास्त्र भी है। ये वेदों का नेत्र कहा जाता है। इसका दृष्टिकोण वर्तमान परिवेश में अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ज्योतिष एक विज्ञान भी है, और अगर धार्मिक तरीके से देखा जाए तो एक शास्त्र का बहुत धार्मिक अंग भी है। सही मायनों में ज्योतिष एक प्रकार का गणित है जो व्यक्ति के जीवन में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम है। ज्योतिष जो है व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की गणना करने का एक कारक मैथमेटिकल गणित एक व्यवस्था है, जिससे हम व्यक्ति के जीवन में या भौगोलिक दृष्टि से या विश्व ब्रह्मांड की दृष्टि के सभी प्रकार की होने वाली क्रियाओं का हम ज्योतिष के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष एक प्रकार से वर्तमान के लोगों के लिए एक विज्ञान भी है, लेकिन धर्म के आधार पर वो एक प्रकार का एक व्यवस्था है, धार्मिक रीति से चलने वाला, वेदों का अक्ष है, आँख है, और उससे हम सारे संसार में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फिर गुरुजी एक सवाल और भी आ जाता है कि अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, सौरमंडल में क्या चल रहा है, सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट इधर से मूव कर रहा है, उधर से मूव कर गया है वो, तो उसका व्यक्ति के जीवन में इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? देखिए, वर्तमान परिवेश में विज्ञान ने जिस तरीके से तरक्की की है, विकास किया है, उससे वो जो भी ग्रह हैं उनकी चालों को वो बताते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने आज से हजारों वर्ष पूर्व इन ग्रहों की जो गुण हैं, जो तत्व हैं, उनका अध्ययन व्यक्ति ने, माने ज्योतिष शास्त्र ने किया है। उसकी क्या गति है, उसका क्या जीवन में प्रभाव है, वो कितने दिन में अपना लक्ष बदल देता है, वो पृथ्वी के परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो मंगल ग्रह की क्या गति है, तो शनि को मंद ग्रह कहा जाता है। शनि की गति बहुत मंद है, इसलिए उसको मंद ग्रह भी कहा जाता है, शनि। तो इस प्रकार ये ज्योतिष जो है, कभी कहा जाता है कि शनि की 7.5 लग गई। शनि की 7.5 माने ये शनि की 7.5 का प्रभाव ये है कि वो 7.5 साल तक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, वो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो सब पंच तत्वों से निर्मित हैं, और ये ग्रह भी पंच तत्वों में समाहित हैं। अब व्यक्ति के शरीर में कौन से तत्व की मात्रा अधिक है, किसका अधिक है और किसकी न्यूनता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब ये ग्रह पृथ्वी के निकट आते हैं, पृथ्वी की तरफ इनकी दृष्टि पड़ती है, तो उन तत्वों के लोगों को विशेष रूप से वो प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में हम उस चीज़ को ये पता कर लेते हैं कि ये व्यक्ति वर्तमान में किस ग्रह से पीड़ित है, क्योंकि एक काल गणना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम इन ग्रहों के माध्यम से करते हैं। एक विषय और भी आता है, क्या ज्योतिष से भविष्य बदला जा सकता है? सबसे मुख्य प्रश्न। ज्योतिष भविष्य बदलने वाली चीज़ नहीं है, ज्योतिष भविष्य बताने वाली चीज़। ज्योतिष से होने वाली घटनाओं का आप अध्ययन कर सकते हैं कि कब कौन सी घटना आपके साथ कैसी होगी। दरअसल ज्योतिष में क्या है, जो व्यक्ति की जन्म पत्रिका बनती है वो एक ब्रह्मांड का नक्शा है, और उस ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह इस समय कहाँ चल रहा है, ये स्थितियों का अध्ययन होता है। और वही का वही जो एक चक्र है, उसमें ज्योतिष शास्त्र ने वो 12 जो भाव बने हैं, उन 12 भावों में शरीर का, आपके धन का, आपके परिवार का, आपके माता का, आपकी शिक्षा का, आपके रोग का,
आपके दाम्पत्य जीवन का, व्यवसाय का, आपकी आयु का, आपके भाग्य का, धर्म का, आपके पिता का, आपकी क्या आय हो सकती है और आपका क्या व्यय हो सकता है, उसके माध्यम से उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। अच्छा, चूंकि ग्रहों का स्वभाव होता है, ग्रहों का स्वभाव क्या होता है, किसी चीज़ में लाभ देते हैं, किसी चीज़ में नुकसान देते हैं। तो वो भावों में जब वो ग्रह उन राशियों में भ्रमण करते हैं, तब हम उस बात का अध्ययन करते हैं कि वर्तमान में व्यक्ति का जीवन किस दौर से गुजर रहा है। एक चीज़ और भी आती है गुरुजी, मैं देखता हूँ आजकल जैसे इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक, पॉडकास्ट ऐसे जो चल रहे हैं, उन पे तंत्र की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं कि ऐसा हुआ, मुझे यहाँ भूत मिला, या ऐसा हुआ, शमशान में ये क्रिया होती है, वो ये, या कुछ और होता है। तो मैं आपसे, ज्योतिष और तंत्र कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है? ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और आयुर्वेद, मैं चौथा भी जोड़ देता हूं इसमें, आयुर्वेद, ये सब ज्योतिष से ही संबंधित विषय है। प्रत्येक औषधि किसी न किसी ग्रह से प्रभावित है, शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी ग्रह से प्रभावित है। तंत्र, जब भी कोई, देखो तंत्र होता है हमारे अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, अगर संसार में सबसे बड़े तांत्रिक कोई हैं तो भगवान शिव को माना जाता है। हाँ। तो तंत्र और मंत्र दोनों जो तो उसका विशेष अंग है, माना वो एक दूसरे के पूरक हैं। और क्या होता है, जैसे आपको कोई तांत्रिक क्रिया करना है, किसी तंत्र को जागृत करना है, तो उसके लिए एक विशेष मुहूर्त आपको निकालना पड़ता है। और विशेष मुहूर्त आप तभी निकाल सकते हो जबकि आपको ज्योतिष का भी ज्ञान हो। अब ये बात हो गई कि एक मुहूर्त ज्योतिष ने निकाल के दिया, ठीक, फिर आपने वो क्रिया करी, तो क्रिया तंत्र के माध्यम से की, लेकिन जो आपने वो क्रिया की वो कर्मकांड हुआ, ठीक है। अब उसमें आपने जो मंत्रों का उपयोग किया वो मंत्र हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से लिंक है। ज्योतिष के माध्यम से मैंने एक चौथा जो जोड़ा, आयुर्वेद भी जोड़ा। आयुर्वेद, हम ये देखते हैं कि जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह कमज़ोर है जिससे व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित कौन सी जड़ी बूटी हो सकती है जिससे इस व्यक्ति के जीवन में हम उस औषधि का प्रयोग करके उसके रोग को ठीक कर सकते हैं, समझे ना। तो ऐसे में हम उस औषधि का प्रयोग करके, तो आयुर्वेद और ज्योतिष, तंत्र और मंत्र, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ ही सब चलते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है, ये सब समाहित है, एक दूसरे का पूरक है। इन सब का उपयोग अपन को करना आना चाहिए। लेकिन जैसे कई जगह मैं देखता हूँ, जैसे अभी दो ट्रेंडिंग चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखी हैं। एक तो आपका वो 1.5 फुटिया बोला जाता है तंत्र की भाषा में, और एक कर्ण पिशाचनी। ये दो शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, पूरे इंटरनेट इनसे भरा हुआ है। तो कहा जाता है कि वो करने के बाद आपके जीवन में भी इसका प्रभाव अलग तरीके से पड़ता है। देखिए, ये जो दोनों विषय आपने हमसे कहे, ये हैं साधना के विषय। आप तो कंटिन्यू। विदाउट साधना ये होते नहीं है, और साधना बहुत कठिन है। हाँ, साधना कठिन है। जब तक कि हम मंत्र साधना नहीं कर लेते, हम इस तरीके के तंत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचिनी विद्याएं होती हैं, ये वाम मार्ग के रास्ते हैं, लेकिन ये बड़ी साधना के विषय हैं। और ये भी सब शास्त्रों से ही निकले हैं, वेदों से निकले हैं, और इनका भी ज्योतिष से बड़ा संबंध है। इनको भी जब अब साधक अपनी साधना करता है तो विशेष मुहूर्त में, रात्रिकालीन समय में, अमावस्या में, या जब भी करना है तब इन चीज़ों को अपन कर सकते हैं। तो अभी इस विषय पे ये बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि कर्ण पिशाचिनी विद्या या अन्य जो विद्याएं आप कह रहे हैं, इनके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। हाँ, एक चीज़ और जो हम बहुत बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको लोग साइंटिफिक भी कहते हैं, वशीकरण। एक वशीकरण हुआ, मोहिनी तंत्र हुआ। इनका वाकई ये कारगर होते हैं? देखिए, ये तंत्र का क्षेत्र है जी। तंत्र से भी व्यक्ति को अपन, तंत्र के माध्यम से भी अपन व्यक्ति को अपने, इस प्रकार का एक प्रकार का आकर्षण है। हाँ। और सम्मोहन की शिक्षा जो होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। एक प्रकार तो यही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बातों से मैं आपसे सम्मोहित हो गया, आकर्षित हो गया, और आपकी बातों को मुझे अच्छी लगी, समझने लगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के मंत्र भी होते हैं, जिनके माध्यम से मंत्र साधना से हम अपना आकर्षण बढ़ा के व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और शास्त्रों में इस तरीके के मंत्र इत्यादि हैं। दूसरा आपने कहा
कि वशीकरण के लिए क्रियाएं होना, हाँ। वो वाम मार्ग का रास्ता है और थोड़ा कठिन भी है। वशीकरण होता है, बहुत सारी साधनाएं इस मामले में हैं, और इस तरीके के लोग, साधक लोग जो होते हैं, वशीकरण करने के लिए प्रक्रियाएं करते हैं। ये बिल्कुल सिद्ध है, ये अगर शास्त्रों में, वेदों में है तो ये बिल्कुल पक्की हैं। इसमें वर्तमान में ये हो सकता है विज्ञान के युग में कि साधक उतना परिपक्व ना हो, हाँ। लेकिन अगर वो साधना करेगा तो वशीकरण के मंत्र भी होते हैं, वशीकरण के तंत्र भी होते हैं, जिनके माध्यम से आप व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब गुरुजी इसमें एक क्वेश्चन हमने क्या इंस्टाग्राम पोल डाला हुआ था, हाँ, कि हम आदरणीय गुरुजी के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, तो आपके क्या प्रश्न हैं आप भी पूछ सकते हैं। तो कुछ 2-3 प्रश्न भी आए हमारे पास वहाँ हाँ, से। प्रश्न तो खैर काफ़ी सारे आए, लेकिन मुझे पूछने लायक 2-3 ही लगे। कई जगह मैंने एक प्रश्न था किसी का कि कोई व्यक्ति है, वो लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और वो अंतिम घड़ी में आके रुक जाता है, तो 99.9% काम करने के बाद उसका काम फेल हो जा रहा है। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, क्या उसका उपाय है? देखिए, वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है, पूरा कर्म कर रहा है। दोबारा बोल देंगे। हाँ हाँ, वो पूरी तरीके से अपने कर्म को कर रहा है, संपूर्ण मेहनत कर रहा है, इसके बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा है। यही तो ज्योतिष का काम शुरू होता है कि कर्म करने के बावजूद भी अगर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि उसे किसी अच्छे ज्योतिषी विशेषज्ञ को अपनी पत्रिका दिखाना चाहिए और उसके कारण को जानना चाहिए। और मैं इसमें ये मानता हूँ कि अगर कर्म करने के बाद भी सफलता उसको नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जो उसे, उसके भाग्य को कमज़ोर कर रहा है, उसका भाग्य उसको साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसे इस काम में सफलता नहीं मिल रही। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो जिस कर्म के लिए इतना प्रयास कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही, तो उसकी पत्रिका से ये भी जानना आवश्यक है कि क्या ये कर्म उसकी कुंडली के, उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार वो कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में किसी माध्यम से किसी ग्रह ने उसको ऐसा तो नहीं कि उसे भ्रमित कर दिया और वो दूसरी दिशा की तरफ निकल गया। तो इसलिए ज़रूरी है वो अपनी किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाए। इसमें मैं एक चीज़ ये भी चाहिए, इसका कोई कॉमन उपाय हो, जैसे हम कई बार सुनते हैं कई लोगों से कि गाय को रोटी डाल दीजिए या चारा खिला दीजिए, या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? मतलब जो कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं मानता हो कि नहीं मुझे पंडित जी के पास नहीं जाना है, लेकिन कोई ऐसा छोटा सा उपाय हो जो वो कर सकता हो। देखिए, बहुत छोटा सा उपाय व्यक्ति का जीवन बहुत सरलता के साथ अपने भाग्य को बदल सकता है। उसे अपने इष्ट की साधना करना चाहिए, जिस ईश्वर में जिसमें उसका विश्वास है उनका भजन उसको करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्रोध को कम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो उसको एक काम करना चाहिए जिससे सभी हरदम सफल हो सकता है। अपनी वाणी को उसे सत्य रखना चाहिए, कम से कम, मतलब वाणी सत्य रहे, जो भी बात वो कहे वो सत्य से जुड़ी। अब लोग कहते हैं आजकल का युग तो झूठ का है। हाँ, झूठ का युग है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो सत्य से आप ज़्यादा कुछ पा सकते हो बोलकर, और मानसिक संतुष्टि और शारीरिक संतुष्टि दोनों आपको प्राप्त होंगे। नहीं, ये तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है जी, कि कैसे कई ग्रुप होते हैं, हम लोग जिस फील्ड में होते हैं, तो कई लोग क्या डिफेम करते हैं किसी को खुद के आगे निकलने के लिए। एक समय तक लगता है कि वो आगे निकल रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं काफ़ी समय के बाद, तो वो सोच रहा था मैं इसको डिफेम करके वो उनसे आगे निकल जाता है, और जो पीछे जिनके सामने उन्हें डिफेम किया होता है उस वो व्यक्ति का भी भरोसा खो देता है। इस चीज़ में सत्यता में तो इस चीज़ में वो मानता हूँ। वाणी की सत्यता से क्या होता है, देखिए आप इसको अगर आप चिकित्सीय रूप में देखें, जब आप सत्य बोलते हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत संतुष्ट होते हैं, और जब आप असत्य भाषण करते हैं तो आप अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। तो दुनिया में अगर सबसे बड़ी औषधि व्यक्ति को स्वस्थ रहने की है तो वो सत्य भाषण उसको करना चाहिए, और अपने इष्ट की साधना करे, ठीक है ना, माता पिता का सम्मान करे। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी व्यवस्था है, आपके सूर्य कुंडली में कमजोर है तो आप अपने पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। आपका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है जो मन का कारक है, तो आप ऐसे में अपनी माँ का सम्मान करें, स्त्री जाति का सम्मान करें। मान लो आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, आपको क्रोध अधिक आता है, आपके शरीर में बल नहीं है,
आप किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं हैं, तो अपने बड़े भाइयों का, बड़े भाई तुल्य लोगों का, व्यक्तियों का सम्मान करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपकी कुंडली में बुद्ध कमज़ोर है, वाणी शुद्ध नहीं निकल रही है, आपको सोचने की शक्ति नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि शून्य हो गई है, ज़ीरो हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे मेरा काम होगा, तो आप अपनी बहनों को, बुआओं को, बच्चियों को, कन्या के पैर पड़ें, कन्याओं का सम्मान करें, आपका बुद्धि प्रबल हो जाएगा। आप अपने गुरु का सम्मान करें, ब्राह्मणों का, संतों का, ईश्वर में विश्वास रखें, गुरु आपको प्रबलता देगा, गुरु आपको प्रतिष्ठा दिलवाएगा। आप चाहते हैं ज़िंदगी में वैभव आए, तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, तो आपका शुक्र प्रबल होगा, जिससे आपका वैभव अच्छा बनेगा। ठीक है ना। कई लोग कहते हैं हमें बहुत तनाव है नौकरों से, तो आप अपने शनि ग्रह को जो है मजबूत करने के लिए अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका सम्मान इत्यादि कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने ग्रहों को आप सामान्य रूप से भी प्रबल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो है कहीं माला लेकर ही बैठो या कहीं ऐसा करो या कोई अनुष्ठान ही कराओ, आप इन चीज़ों को भी करके अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। बड़ी सरल प्रक्रिया है। और इसी के में तो लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन की। हाँ, यही तो वैल्यू एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो वैल्यू एजुकेशन की मैं बात करता हूँ आपसे, तो बाबा तुलसी ने जो वैल्यू एजुकेशन दी वो तो उन्होंने सारी डिबेट ही खत्म कर दी। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जब स्तुति की भगवान की, हाँ, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, हितकारी, तो राम के जन्म में पहला हित किसका था? माँ का हित का। कौशल्य उन्हें लिख सकते थे दशरथ हितकारी, माना बाबा ने बाद में कहीं लिख दिया बिल्कुल बिल्कुल कि विप्रदेनु सुसंत हित लीन मनोजवतार। हाँ, लेकिन पहला हित जो रहा वो माँ का रहा, माँ सर्वोपरि। बिल्कुल। तो और इसके अलावा एक प्रश्न हो रहा था गुरुजी हमारे पास जी, कि क्या ये तंत्र क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं और ज्योतिष शास्त्र सरकारी नौकरी में कितना योगदान दे सकती हैं व्यक्ति के? क्योंकि सरकारी नौकरी आजकल सबको ही चाहिए होती है कहीं ना कहीं। देखिए हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे बनारस में है, हाँ, और जैसे कि अभी भोपाल में भी संस्कृत महाविद्यालय खुले हैं, ज्योतिष केवल व्यक्ति के जीवन को बताने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से होने वाले किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों को, कि कब बाढ़ आ सकती है, कब तूफान आ सकता है, कब भूकंप आ सकता है, कब महामारी फैल सकती है, कब किस बीमारी का प्रादुर्भाव हो सकता है, ये हम जो है ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना। और ज्योतिष जो है सामाजिक रूप से लोगों की बहुत मदद कर सकता है। तो और वर्तमान में ज्योतिष शिक्षा जो है पढ़ाई जा रही है, विश्वविद्यालयों में आ रही है, इस पर काम हो रहा है। हाँ, मैंने आपके वहाँ आया था कल, तो चेन्नई के कोई रिसर्च सेंटर का मैंने केपी पद्धति कृष्णमूर्ति जी हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पद्धति, बेसिक पद्धति से अलग एक पद्धति को बनाया है, जिसके माध्यम से नक्षत्रों के माध्यम से जो है ज्योतिष का फलित, व्यक्ति के बहुत सटीक फलित उसके माध्यम से किया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, वह जो है एमए ज्योतिष कराती है, पीएचडी ज्योतिष में कराती है, इग्नू उसमें होता है। बनारस में हमारे हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष की शिक्षा है, और जगह जगह संस्कृत पाठशालाओं के माध्यम से लोगों को ज्योतिष, देखिए इसका रोजगार के रूप में भी उपयोग हो सकता है। वर्तमान में कई लोग ज्योतिष के माध्यम से अपना जीविका उपार्जन का साधन बना रखा, और एक अच्छे ज्योतिषी बनकर लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में भी ज्योतिष का उपयोग, तो देखिए वास्तुशास्त्र है, अगर किसी भवन का निर्माण अपन वास्तुशास्त्र के अनुरूप करेंगे तो उसमें जो ऊर्जा रहती है वो सकारात्मक रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। उसमें सारी दिशाओं का निर्धारण रहता है, कहाँ दरवाजे होना चाहिए, कहाँ खिड़की होना चाहिए, कहाँ शयन कक्ष हो, कहाँ भोजन कक्ष हो, कहाँ भगवान का स्थान हो, कहाँ आपका नहाने स्नानागार हो, कहाँ आपको गाय या कहाँ आपको स्टॉक करना है सामान, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये तो बड़ा वैसा विषय है, और आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहा है। वो साइंटिफिक भी, क्योंकि साइंटिफिक कहा जाता है कि घर का जो मुख हो वो पूर्वमुखी हो। देखिए हमारे जो पंचांग होते हैं उनमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कौन सा ग्रह कब आएगा, किस दिशा में, कौन से नक्षत्र में क्या कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, या किस नक्षत्र में आप बीमार होती हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आपको उस नक्षत्र के माध्यम से कितने दिनों में ये आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें निर्धारित हैं। तो ज्योतिष जो है ना, बड़ा ही एक उपयोगी विषय है। मशीनी युग में आज हम देख रहे हैं कि आज से 25-30 साल पहले
भले ये थोड़ा सा इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन आज ज्योतिष की तरफ हर वर्ग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस पर काम कर रहा है। अब गुरुजी, अब हम आते हैं विवाह पे। तो युवा वर्ग की बात है तो एक अगर विवाह की बात करता हूँ तो सबसे पहले एक ही चीज आती है, क्या बताएं, व्यक्ति के विचार में कि मंगल दोष है। क्योंकि आजकल लव मैरिज का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। तो मंगल दोष है, तो मंगल दोष प्रभावी कितना है, प्रभाव इसका पड़ता कैसे है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, मंगल दोष कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर ये ग्रह बैठा हो तो ऐसी कुंडली को, जन्म पत्रिका को मांगलिक कहा जाता है। अब उसका सीधे रूप में ये देखा जाए कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और रक्त का कारक है, लाल ग्रह है, क्रोध का, बल का, इसका सबका कारक है। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र ने इसको कहा है कि 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल हो तो मांगलिक कुंडली होती है। और विवाह इत्यादि में लड़के की कुंडली में मंगल हो तो लड़की की कुंडली में भी मंगल होना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। उसका कारण यह है कि मंगल अगर पहले भाव में बैठा है तो सप्तम भाव जो है दाम्पत्य का, पत्नी का है, उसको देख रहा है, या लड़की की में बैठा तो पति को देख रहा है, तो वो जहाँ दृष्टि डालता है उसको वो नष्ट करता है। ऐसे चतुर्थ में बैठा है तो चौथी दृष्टि से देखता है, 8वें में बैठता है तो वो दूसरे भाव को मारक भाव से देखता है, और अगर वो 12वें में बैठ जाता है तो वह भी कहीं ना कहीं मारक भाव बनता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष कुंडली में दाम्पत्य जीवन के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। लेकिन शास्त्रों ने उसमें बहुत सारे परिहार भी दिए हैं, जिनका निदान अगर कर लेते हैं या जो उन चीज़ों दूसरे की पत्रिका में पाए जाते हैं तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब जैसे कि अगर उन्हीं स्थानों में शनि बैठा हो तो वह भी मंगल दोष का परिहार करता है, राहु बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार करता है, केतु बैठा है तो परिहार, कोई क्रूर ग्रह दूसरा बैठा है, मिलान के समय गुणों का अधिक हो जाए, गुण अच्छे मिल जाए, लेकिन मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अगर उम्र अधिक हो गई हो दोनों की तो वो मंगल दोष का परिहार का निदान कर देते हैं। और इसके साथ साथ अगर दोनों की कुंडली में और दूसरे भी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु बैठने के अलावा केंद्र में गुरु बैठ जाए, या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाए, या गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। ऐसे में किसी विद्वान ज्योतिषी को आप पत्रिका दिखाएं तो ऐसा नहीं है कि अगर मांगलिक कुंडली है तो विवाह में एकदम बाधा ही है, आप उसको दिखाएं और उसका निदान कोई ना कोई ज्योतिषी आपको क्लियर करेगा, बताएगा कि उसका रास्ता क्या है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करवाना चाहिए। हमारी बड़ी व्यवस्था है कि दाम्पत्य जीवन सुखद रखना है, और अगर अच्छा मिलान है तो कितनी भी बाधाएं जीवन में आ जाएं, कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख बना रहता है। लेकिन गुरु जी, अब इसका क्या करें? अब प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह उनका है, उन्होंने मन बना लिया है कि नहीं अब विवाह करना है तो इनसे ही करना है, उन्होंने बोल दिया इनसे ही करना है, और उस समय कुंडली में कोई दोष आ रहा है, और या फिर उन्हें कुंडली ही नहीं मिलाई है, तो उस समय क्या हो सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो क्या होता है इसमें, किसी चीज की जानकारी हो जाना। देखो, एक उदाहरण दूं, मान लो कि किसी व्यक्ति को अपन बता दें कि इसको ब्लड प्रेशर है, जैसे ही उसको ये जानकारी लगती है इसको ब्लड प्रेशर है, ना भी हो तो भाई ब्लड प्रेशर उसको हो जाता है। माने जानकारी अगर जब तक नहीं है तब तक तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि फलानी जगह शेर बैठा हुआ है, और आप यहाँ बैठे हैं तो आप यहीं से भयभीत हो जाएंगे कि वहाँ वो शेर बैठा हुआ है, वो रास्ता नहीं जाना चाहिए। हाँ, और अगर उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि वहाँ शेर बैठा है, वो वहाँ से निकल जाएगा चुपचाप, उसे डर नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर जानकारी लग जाती है कि इसको मंगल है तो वो थोड़ा घातक हो जाता है, लेकिन ग्रह अपना प्रभाव फिर भी छोड़ता ही है। लेकिन मानसिक रूप से हम अपने चंद्रमा को और सूर्य को बलिष्ठ बनाए रहते हैं, इसलिए उस ग्रह का प्रभाव उतना हो नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में वो कुछ समय तक निकल सकता है, लेकिन मंगल दोष या कुंडली ना मिलाने की वजह से दाम्पत्य जीवन में विच्छेद हो सकता है,